बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो भी केस चलाती हूँ मगवी कमसिन बच्चियों के हवाले से, तो उनकी फैमिली के साथ मुस्तकिल तौर पे राब्ते में रहती हूँ। और थोड़ी सी मैं आपसे माजरत चाहूंगी कि उम्मे हबीबा कमसिन मगवी बच्ची जब बाजियाब हुई तो उसके फौरन दूसरे दिन शेल्टर होम में मगवी कमसिन बच्ची जो है इसकी वालदा की मुलाकात थी। और मैं क्योंकि दीगर दूसरे केसेस पे काम कर रही थी, तो मैं मोहतरमा जो ये हमारी भाभी हैं, अभी मैं इनका नाम पूछूंगी, मुझे इनका नाम याद नहीं है, तो इनसे जो है मैं राब्ते में जरूर थी, लेकिन ये कि मैं कोई व्लॉग इनके साथ नहीं बना सकी, ना मैं आपको अपडेट दे सकी। तो हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में उम्मे हबीबा की वालदा को। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है भाभी? जी मैं ठीक हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। ये बताएं कि जब मैंने आपसे अगले दिन बात की थी कि उम्मे हबीबा से आपकी मुलाकात कैसे रही, तो बड़ा आपका चेहरा हशाश बशाश था और बड़ी मैंने आपको हमेशा रोते हुए देखा था। उस दिन मैंने आपको बाकायदा खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखा। तो पहले मुझे अपनी फौरन बाजियाबी की नेक्स्ट डे की जो मुलाकात थी उसका अहवाल बताइए हमारे नाजरीन को। हबीबा से हमारी माशाल्लाह से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हम लोग जब गए तो हबीबा छुप छुप के हमें गेट के पीछे से देख रही थी और रोते हुए सबसे पहले आके मेरे गले लगी है। उसके बाद पापा के गले लगी है। उसके बाद छोटी बहन के गले लग के बहुत रोई है। बीच वाली बहन है ना, उसके गले लग के बहुत रोई, बहुत रोई। पापा के गले लग के भी बहुत रोई, मेरे गले लग के भी रोई। तो मतलब बहुत खुश थी। मैंने ईद के कपड़े उसको ले जाके दिए। मम्मा मेरे पास कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनी हुई थी, तो मेरे पास कपड़े नहीं, आप मुझे कपड़े दें। तो कहने लगी मम्मा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे घर जाना है, आप मुझे घर लेके जाएं। तो मैंने बोला नहीं बेटा, अभी आप घर नहीं जाएंगी, आप अभी यहीं रहो। आप जो है अदालत आप जाएंगी, वो लोग पेश होंगे फिर जाएंगे। लेकिन वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सामने आ जाए, सामने नहीं आ रहे। लेकिन हमारी बच्ची माशाल्लाह से बहुत सेट हो गई है। हबीबा घर आने मांग रही है। उस दिन वाला रूप उसका अलग था जो वो अदालत में कर रही थी, और यहाँ पे इसका चेहरा अलग था। बहुत खुश हो रही थी और बहुत रो रही थी। तो मैं कपड़े भी दिखा रही थी, तो मैं कह रही थी ये देखो आपके ईद के कपड़े लाई हूँ, घर में पहनने वाले कपड़े लेके आई हूँ। तो कहने लगी मम्मा नहीं, आप पहले मुझसे बात करें, मैं कपड़े पहले, कपड़े मैं देख लूंगी, आप मुझसे बात करें। मुझे आपसे बातें करनी है, पापा से बातें करनी है, आप लोगों से मुझे बातें करनी, मैं कपड़े बाद में देख लूंगी। ये जो बच्ची उस दिन बयान दे रही थी, तो हम और आप बातें कर रहे थे, तो आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि तुम्हारी वो बात नजम सही थी। दो तीन लोग आए थे जो बच्ची को देख रहे थे, जिसकी वजह से, खौफ की वजह से बच्ची ने अपना रवैया आप लोगों के साथ नहीं रखा था। तो आप नाजरीन को बताएं ये वाली बात जो बच्ची ने बताई थी। हबीबा का ये कहना है, कहने लगी मम्मा उन्होंने मुझे डराया था, धमकाया था, और वो जो मतलब गुस्से में बोल रही थी, बोली वो बुड्ढी मुझे मारती थी। तो कहने लगी, मैंने बोला बेटा वो जो आपके ऊपर इतनी भारी औरत बैठ गई थी, आप पे मतलब मार रहे थे, ये करे। कहने लगी मम्मा मुझे कोई होश नहीं था और मुझे कुछ भी नहीं पता कि इन्होंने कब वीडियो बनाई है, क्या बनाई, मुझे कुछ नहीं पता। जब वीडियो आप तक पहुंची है, सब हुआ, तो फिर इन्होंने वो वीडियो मुझे दिखाई। मम्मा मुझे कोई होश नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो कहने लगी भाई यही है कि वो आंटी मुझे मारती थी और उनकी बहनें बहुत गंदी गंदी मुझे गालियां देती थी। भाई यही कह रही है कि मुझ पे वो लोग बहुत ज्यादा जुल्म कर रही थी। तो मैंने हबीबा को बोला, मैंने बोला बेटा ये मैं बात मीडिया में बताऊंगी। बताऊं कि नहीं नहीं मम्मा, वो काला जादू कर देगी, मुझे मरवा देगी, वो काला जादू करती हैं, वो बहुत खतरनाक काला जादू करती हैं, मुझे होश नहीं रहता कि हुआ होता क्या है मेरे साथ, मुझे होश नहीं होता, कह रही है। ओहो, तो वो वाली बात भी बताएं आप नादरीन को ना कि दो या तीन बंदे थे जो अदालत में मौजूद थे जो इस बच्ची पे नजरें रखे हुए थे। ये वाली बात भी आपने मुझे बताई थी। जी जी जी।
वहां पे बंदे थे, 2-3 बंदे थे। एक ने शलवार कमीज पहनी हुई थी और एक ने मास्क लगाया था, दूर दूर से देख रहे थे। अब जाहिर है इतना रश था, किस किस को बंदा पहचाने, मैं तो वो चेहरे पहचानती भी नहीं थी। बच्ची ने खुद बताया, कह रही मेरे साथ 3 लोग आए हैं, और 3 लोग आए हैं और तीनों लोग दूर दूर से नजर रखते थे। और आपके सामने मैं बात भी कर रही थी, जब हबीबा का बयान अदालत में लिया गया है, तो उसने आपके सामने फोन किया, उसने क्या बोला, देख लिया जो बयान हमने दिलाने थे वो दिला दिए। बच्ची हमारे साथ थी ना, जो हमने सिखाया था वो बच्ची ने बोला है, अब कर लें आप क्या करेंगे। आपके सामने मैंने मीडिया जी में सबको दिखाया, इस नंबर से फोन आया, आपके सामने फोन आया था उनका। जी, जी। नाज़रीन, ये वाली वीडियो हमने भी बनाई थी जब भाभी ने फ़ोन बंद हुआ है, तो हम लोगों से बताया कि देखो अभी-अभी वो जो लड़का है जिसने इस बच्ची को बहला के फुसला के अगवा किया है, अब्दुल्ला नामी लड़का जो मुबैना शौहर बनने की कोशिश कर रहा है, उसने इनको फ़ोन किया था। मेरे पास वो वीडियो है, इंशाल्लाह वो वीडियो मैं चलाऊँगी। और भाभी ने हमें हाता अदालत में ही ये बात बताई थी, लेकिन उस वक़्त हम लोग सब अजीब से हुए हुए थे। तो मैं खास तौर पे, क्योंकि थोड़ा-सा ज़हन इधर-उधर होता है, हज़ारों मसले होते हैं, तो मैं वो वीडियो अभी तक मेरे पास सेव है और मैं चलाना भूल गई हूँ, तो वो मैं ज़रूर चलाऊँगी। अच्छा, और बताइए कि बच्ची ने आपसे माफ़ियाँ माँगी, छोटी बहनों के साथ उसका रवैया कैसा था? बहुत खुश थी, छोटी बहनों के कभी नाक पकड़ के खींच रही है, कभी गाल पकड़ के खींच रही है, कभी कान पकड़ रही है। तीनों बहनें बहुत खेल रही थी आपस में। भाई यही कह रही थी कि मम्मा मुझे लेके जाए, मम्मा मुझे लेके जाए। आपको पता है उसका दिमाग पूरा पलटा हुआ है, बच्ची का दिमाग को इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है बिल्कुल। तो उसके लिए अभी बेहतरीन फैसला यही है कि बच्ची अभी वहीं रहे कुछ अरसा, ताकि सारे डॉक्टर मिलके उसका इलाज कर सके, डॉक्टर उनको देखें। मैडम ने भी यही बोला है कि हबीबा का इलाज होने दो, फिर हबीबा को आप लेके जाइएगा। अभी मतलब हम भी नहीं लाना चाह रहे, ताकि उसका अच्छा। इलाज पूरा हो जाए। और दूसरी बात ये है कि हमें जो है धमकियां आ रही हैं, फोन आ रहे हैं, कोई से वो दाढ़ी वाला आदमी है जो वो फोन कर रहा है कि आप केस वापस लें, आपको कितने लाखों रुपए चाहिए आप बताएं, आप कितना पैसा लेना चाह रही हैं जी। केस खत्म करने का, आप केस वापस लें। और आपका तो एक रिक्शा बिका है, हम तो 8-10 रिक्शे दिला देंगे, आपको कितने रिक्शे चाहिए आप रिक्शों का बताएं। अगर आपको यहाँ घर चाहिए तो हम यहाँ आपको घर खरीद के दे देते हैं। भाई ये उनका यही कहना है, आप केस वापस लें, आप केस वापस लें। हमने कहा आप कुछ भी कर अच्छा, लें, आप जो मर्जी कर लें। ये दाढ़ी वाला शख्स कौन है? जिसकी आपने मुझे तस्वीर भी हमें तो भेजी है। यही अशफाक जो है, जो अशफाक है, इनके वालिद साहब का नाम अशफाक है, पता नहीं वालिद साहब है कौन है, हमें ये भी नहीं पता। तो ये इनका वालिद साहब बताया जा रहा है कि इनके वालिद साहब है। इनकी वालिदा को इन्होंने डिवोर्स दे दी। इस आदमी की खुद 3 शादियां हैं, और इनकी 2 बहनें, 2 या 3 बहनें, एक बहन की 1 तलाक हुई, एक बहन की 2 तलाक हुई है, और इनकी वालिदा की भी तलाक हुई गई, इनके बाप ने भी तलाक दी हुई है। तो हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या इनका क्या रिश्ता है, क्या है, बस इतना बताया जा रहा है कि इनके वालिद साहब हैं। अच्छा, वो जो मैंने वीडियो बयान में जो मैंने अपना वीडियो दी थी मीडिया को कि इनकी जो बहनें ये काम करती, ऐसा करती, वैसा करती, हमें जो पिंडी से मालूमात मिली, हमें जो पिंडी से पता चला, मैंने आपको वही बताया है। और एक बंदा झूठ बोलेगा, 2 बोलेगा, तमाम लोग नहीं झूठ बोलेंगे, हमें सबने वहां पे यही बोला है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो मैं एड्रेस दे देती हूँ, अगर पिंडी में भी कोई रहते हैं तो उनको एड्रेस दे देती हूँ, आप लोग खुद जाके उनकी मालूमात करें। नहीं, बिल्कुल आपको किसी को एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ कहने की ज़रूरत है। आपका केस अदालत में चल रहा है, सारी शवाहिद अदालत खुद करेगी। अगर आप मीडिया पे आके किसी ऐसे अपने हमदर्द का, जिसने बुरे वक़्त में आपका साथ दिया, एड्रेस देंगी, तो देखें आपके साथ-साथ उनकी जान को भी खतरा होगा। ये लोग खतरनाक लोग हैं। आपने देखा अभी एक जी बच्ची है जी हिजाब जी। ज़हरा, उसके वालिद को एक बच्ची है हिजाब ज़हरा, उसके वालिद को कत्ल कर दिया है। तो बिल्कुल ये बेवकूफ़ी आप नहीं कीजिएगा कि किसी ने आपका साथ दिया है तो आप उसके एड्रेस दें या नाम पते बताएं। आपको कोई जरूरत नहीं है अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। आपकी बच्ची घर से अगवा हुई थी, आपकी बच्ची को वर्गलाया गया, आपका केस अदालत में चल रहा है, बस इनफ है, काफी है। ठीक है, मैंने अदालत उनको फैसला यही करेगी। बोला है, मैंने उनको यही बोला है, हम केस वापस नहीं लेंगे, आप कुछ भी कर लें, आप अदालत आ जाएं, आप अदालत आके गिरफ्तारी दे, कह रहे हैं हम आपके घर आ रहे हैं। मैंने कहा आप हमारे घर आएंगे मैं आपको गिरफ्तार कराऊंगी। आप हमारे घर नहीं आए, बेहतर यही है कि आप अदालत आके गिरफ्तारियां दें और अपना जो है केस लड़ें, हम भी केस लड़ें, आप भी आके केस लड़ें, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए एक फैमिली होती, आपको कुछ भी कुछ होता है, पता चला सामने है आते हैं, कि लेकिन ये लोग सामने।
कुछ पता चला है कि इन लोगों का कारोबार क्या है, इतना पैसा इनके पास कैसे आया है जो आपको 10-10 रिक्शा और घर दिलाने की ऑफर कर रहे हैं? हमें नहीं पता इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, बस वो ये बाहर के नंबरों से अलग अलग से फोन आते हैं और करते रहते हैं भाई ये बाहर का है। और आपने ये देखा होगा ये जो लड़के का बेड है जहाँ पे ये लोग बच्ची के साथ बच्ची को मार रहे हैं पीट रहे हैं, इतने पैसे वाले तो नहीं लग रहे हैं। अब जाहिर है गैंग के पास पैसों की कमी नहीं होती और ये लोग अपना ठिकाना बदलते रहते हैं अलग अलग जगह पे। जब भी इसी तरह घर का हुलिया होगा और इतना पैसा अब कोई कारोबारी भी बंदा है कोई भी है उसका दिल दुखता है किसी को भी लाखों रुपए देते हुए, लाखों रुपए ऐसे किसी के पास नहीं आ जाता किसी को देने के लिए। सही। अच्छा, आपके पास जब आप बच्ची को तलाश कर रही थी, वो धमकियों वाले फोन आपके बाहर से बैरूनी ममालिक से आ रहे थे, तो जिस दिन बच्ची बाजियाब हुई है उसके बाद भी आपके पास बाहर से कॉलें आई हैं? हाँ, उसके बाद भी हमारे पास आई हैं। उसके बाद हमारे पास कॉल आए, बाहर के नंबरों से फोन आए, ये भी बोला गया ये ले आप पता नहीं कौन सा बंदा था, आप उनसे बात कर लें। मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी, मैंने फोन काट दिया, मैंने बात नहीं करी। अच्छा। अभी बाहर के नंबरों से फोन आते हैं, फिलहाल मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो दिमाग ऐसा बातें करके कर देते हैं कि इंसान का जो दिमाग है ना वो सुन हो जाता है। और आप ये सोचें कि बच्ची 2 महीने रही है उसके दिमाग को इन्होंने क्या किया है। जी बिल्कुल, बच्ची को एक ट्रॉमा में इन लोगों ने रखा था, डरा के धमका के, जिसका इजहार बच्ची ने खुद किया है नाजरीन, के मुस्तकिल 2-3 लोग थे जो उसको वहां से वॉच कर रहे थे और बच्ची एक दिन सिर्फ उन लोगों से दूर रही है। बच्ची के जहन को ये सुकून मिला है कि अब वो वापस अपने वालिदैन के पास चली जाएगी तो देखे कि वेरी नेक्स्ट डे वो अपनी माँ से किस तरह मिली है और किस तरह से उसने अपनी छोटी बहनों को प्यार किया है, माँ से माफी मांगी है, बाप से माफी मांगी है। अच्छा, आपने मुझे एक बात और बताई थी कि बच्ची ने आपको कुछ पैसे दिए, वो क्या मामला था? जी जी, उसके पास ना 10,000 रुपए था, तो मैं नहीं ले रही थी उससे, मेरा दिल नहीं चाह रहा था लेने को ना, तो उसने मुझे खुद से दिए। मम्मा आप लोगों के हालात सही नहीं है ना तो आपने अपना रिक्शा बेच लिया है, कि आप 10,000 रुपए रख ले, लेकिन मैं नहीं ले रही थी, मेरी बच्ची ने मुझे जबरदस्ती पैसे दिए है ना, आप लोग रख ले। लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत में उसके पैसे रख लिए, लेकिन मैंने संभाल के रखे हुए हैं कि मेरी बच्ची घर आएगी मैं उसको पैसे वापस कर दूंगी, उसके पैसे मैं खर्च नहीं करूंगी। लेकिन आप ये देखें उसको इतना एहसास है माँ बाप का कि हमारे पास पैसे नहीं है, उसको इतनी मोहब्बत है हम लोगों से। देखिए भाभी, हम पहले दिन से यही कहते हैं, जहरा काज़मी का केस हो, आपका केस हो, मेहानी का केस हो, या जितनी भी बच्चियों का हम केस चला रहे हैं, हम ये जानते हैं कि बच्चियां किसी के बहकावे में आके, किसी के वरगलाए में आके एक इंतहाई कदम जरूर उठा लेती हैं, लेकिन जैसे ही वो घर की दहलीज पार करती हैं, उनको अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और वो गलत हाथों में आ गई हैं। और उन बच्चियों को सिर्फ बचाने की जरूरत है, उन बच्चियों को उन भेड़ियों के दरिंदों के चुंगल से निकालने की जरूरत है। आप देखें कि वो बच्ची जिस तरह से उसमें सिटी कोर्ट में रटे रटाए जुमले बोल रही थी, सारी बच्चियां एक ही जुमले बोलती हैं, और जिस दिन वो उनके चुंगल से आजाद हुई है उसके अगले दिन वो आपसे किस तरह से मिली है। तो ये है अल्लाह का निजाम, ये है अल्लाह का कानून के खून के रिश्ते होते हैं। और आप जो उसके लिए हैं वो कोई और हो ही नहीं सकता। 9 महीने कोख में रख के उसको जन्म दिया है, गर्मी सर्दी खिजा बहार बारिश हर चीज से उसको बचा के रखा है, खुद गीले में सोई है, उसको सूखे में सुलाया है, खुद भूखी रही है, उसको खिलाया है। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह का एक निजाम है, कोई कैसे उस पे डाका डाल सकता है। तो बहरहाल आपकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम है। आप जैसी माएं हैं, साइमा काजमी जैसी माँ है, आप हैं और दीगर माएं हैं जो अब मेहदी काजमी के ने जो एक दिया जलाया है, दिए से दिया जल रहा है और ये शमा रोशन हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बच्चियों को बिल्कुल महफूज करेंगे और कोई भी भेड़िया दरिंदा गैर कानूनी तौर से हमारे घरों में डाका डाल के हमारी बच्चियों को नहीं ले जाएगा। माँ बाप वली वारिस हैं जो देखेंगे कि हमारी बच्ची के लिए कौन अच्छा है, कौन बेहतर है, तो वो खुद खड़े होके अपनी बच्चियों की, जिस तरह से हमारे दीन ने, हमारे नबी ने सिखाया है, हमें तालीम दी है, उसी अंदाज में शादियां होंगी। तो मजीद आप अभी कुछ बताना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? अगर मैं कुछ मेरे जहन से सवाल निकल गया हो तो आप बताना चाहें। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी की भी बेटी अगर इस तरह अगवा हो जाए या चली जाए, आप लोग खामोश नहीं बैठा करें,
ये वालिदैन ही होते हैं जो उनका सहारा होते हैं। अगर हम इनको छोड़ देंगे तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा, और बच्चों से ही गलतियां होती हैं। और बस मेरा ये भी कहना है कि ऐसा कानून बनना चाहिए, पंजाब का और कराची का एक ही कानून होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ही है, सूबे अलग हैं। तो बस यही कहना है, कानून एक बनाए, 18 साल 20 साल की लड़की की शादी होनी चाहिए, इससे कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं होना चाहिए। कराची में 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी नहीं होती है, वहां हो जाती है, गांव देहात में भी वहां पे हो जाती है शादी। बिल्कुल, ये शादी का तो मामला है ही नहीं ना, ये तो शादी को अपनी गर्दन से फांसी का फंदा बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो शादी का नाम अपने गोरख धंधों को चलाने के लिए किया जा रहा है, मासूम कलियों को बाजारों में बेचने के लिए किया जा रहा है। वरना शादी ही करनी है तो भाई सलीके से आओ। जो हमारा कल्चर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हर मजहब और हर उसमें हमारा यहाँ पे तमाम लोगों का पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी एक कुछ चीजें हैं जो सेम है। जो कहावत कही जाती है कि लड़कियों का रिश्ता लेने के लिए लड़के वालों की जूतियां घिस जाती हैं, तो ये अब की बात तो नहीं है, ये तो सदियों की बात है। तो भाई अगर आप अपने आप को इस बच्ची के अहल समझते हो, आप आपको लगता है कि आप इस बच्ची के काबिल हो और आप उसको खुश रखोगे, तो आप आओ, माँ बाप को कन्वेंस करो, माँ बाप को उनसे हाथ जोड़ो, उनसे कहो। और अगर आप नेक बाप की औलाद हो, एक शरीफ इंसान ने खातून ने आपको जन्म दिया है, अगर कोई बच्ची ऐसा, अव्वल तो ऐसा है ही नहीं, कोई बच्ची खुद से नहीं जाती है, उसको ले जाया जाता है 110%। लेकिन 1% अगर मैं यकीन कर लूं कि बच्ची खुद गई है, तो भाई बच्ची को तो लोग कह देते हैं उसने मुंह काला कर लिया, इसने गंदी बात कर ली, ये कर लिया। उस लड़के के मुंह पे क्यों नहीं चपेड़े लगाती उसकी माँ या उसका बाप कि लड़की आई है तो तू तू कैसे कोर्ट गया। बल्कि यहाँ पूरा पूरा टब्बर आता है, बच्चियों को उठा के अगवा करके ले जाते हैं, कोर्ट मैरिज हो जाती है। ऐसे कैसे? मेरे घर में अगर कोई मेरा बेटा किसी लड़की को लेकर आए तो मैं तो चप्पलों से मुंह लाल कर दूं और उस लड़की को भी मारूं कि चल निकल यहाँ से, दफा हो। और चुटिया पकड़ के उसका हाथ घसीट के मैं उसकी माँ के कदमों में ले जाके डालूं कि पकड़ो अपनी लड़की को। ये क्या कर रही है? ये मोहब्बत नहीं है, ये शादियां नहीं है, ये है जिस्म फरोशी के अड्डों के धंधे चलाने वालों के काम। 100% यही कारोबार बहुत चल रहा है और इसका मरकज बन गया है हमारा सूबा पंजाब, क्योंकि वहां पे जो है ये लॉ गलत है 16 साल वाला। और वहां की जो पुलिस है, अगर यहाँ से पुलिस को भेजा भी जाए तो वो हमारे दीगर सूबों की पुलिस वालों से ताउन नहीं करते। तो अब जो शैला रजा कोशिश कर रही है कि एक तो लॉ पूरे पाकिस्तान में एक होना चाहिए, दूसरा पंजाब की जो पुलिस है इसको भी जो है चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है कि वो क्यों अपने इलाकों में इस तरह की बच्चियों को आने देते हैं, और जब आ जाती हैं और उनकी तलाश में जब पुलिस किसी दूसरे सूबे की आती है तो वो उनके साथ ताउन क्यों नहीं करते। हमारे साथ मैं हबीबा की वालदा रीमा मौजूद है। तो भाभी आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि अब क्योंकि ईद आ गई है और उम्मे हबीबा बाजियाब हो चुकी है, आपकी पहुंच में है, तो आपने उम्मे हबीबा के लिए ईद की क्या तैयारी की? मैंने मैंने हबीबा के लिए 2 सूट लिए थे, चूड़ियां पोनियां लेती, और जो आम घर में पहनने वाले कपड़े 3 सूट वो सिलवाए थे मैंने, वो दे के आई हूँ। और ईदी भी दी थी उसको। और अभी जो है उसके लिए और भी कपड़े मैंने लिए, बुरखा मैंने उसके लिए लिया है। अभी इंशाल्लाह या रात को दे के आऊंगी या सुबह दे के आऊंगी। मुलाकात तो अभी इनकी 15 दिन बाद होती है, तो ये जो पीर आ रहा है ये छोड़ के उससे अगले पीर को हमारी मुलाकात होगी। तो लेकिन माशाल्लाह से मैंने हबीबा के लिए सारी शॉपिंग करी थी ईद की, और मैं अपनी बच्ची को दे के आई हूँ। और उसको मेहंदी का बहुत ज्यादा शौक है हर ईद में। अब इंशाल्लाह अगले साल हम लोग ईद साथ में मनाएंगे। और मैं तो ईद नहीं मना रही हूँ जब तक मेरी बच्ची घर नहीं आ जाती। जिस दिन मेरी बच्ची घर आ जाएगी उस दिन हमारी ईद होगी। इंशाल्लाह आपकी बच्ची भाभी घर आएगी और आप यकीनन आपके लिए वही ईद का दिन होगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि फिर भी आपकी बच्ची बाजियाब हुई। भाभी आपने मुझे बता रही थी कि मैं शैला रजा से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी बच्ची को जो है वो भी हमारी बच्ची को भी शेल्टर होम में रखवा दें, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप बात करेंगे तो वहां से वो लड़का भी शेल्टर होम में फोन कर रहे हैं और बच्ची को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हमने वहां पे हबीबा को फोन किया था शेल्टर रूम में,
तो उन्होंने बोला आपकी तो हबीबा से बात हो गई है, तो हमने बोला नहीं हमारी बात नहीं हुई। तो हमें ये पता चला कि उनके जो मतलब अब्दुल्ला जो उनके शोहर हैं, बोला उनसे बात हुई है, अब आपसे बात नहीं हो सकती। तो फिर हमने मैडम से मुलाकात करी थी, तो मैडम ने ये बोला कि हबीबा का मेडिकल आ जाए इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश ये है कि दूसरे मलीर शेल्टर रूम में हबीबा को भेज दिया जाए, जहाँ दुआ ज़ारा को रखा हुआ था। तो यहाँ पे मुलाकात का भी है कि मुलाकात भी हो सकती है, और हबीबा से वो लड़का बात भी कर रहा है। तो उन्होंने, उस लड़के ने मुझे खुद फोन करके बताया है कि मेरी हबीबा से बात हुई है, और हबीबा को डरा रहे हैं, वो लोग धमका रहे हैं कि आपने ये बोलना है, आपने मम्मा पापा की बातों में नहीं आना है। तो हबीबा ने हमें ये बात खुद बताई थी, तो इसी वजह से हम मुतमईन नहीं है वहां पे। तो मैडम ने बोला हबीबा का मेडिकल आ जाए, तो हमारी कोशिश ये है कि ईद के बाद वहाँ हबीबा को शिफ्ट कर दिया जाए। तो बिल्कुल नादरीन, उम्मे हबीबा मगवी कमसिन बच्ची केस के हवाले से मैंने उनकी वालदा रीमा की ज़बानी आपको तमाम अपडेट की, और यकीनन आप इस अपडेट को सुन के बिल्कुल आगाह हो गए होंगे जो भी सूरत हाल है। और आप देख सकते हैं कि हमारे शेल्टर होम में, दारुल अमान में, न सिर्फ बच्चियों को इसलिए रखा जाता है कि उनकी काउंसलिंग हो, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, लेकिन इन इदारों में जो है दोनों तरफ के जो लोग हैं उनसे राब्ते पैसे पकड़ के करा लिए जाते हैं। एक मुल्जिम नामजद है, अगवाकार नामजद है, और शेल्टर होम का जो अमला है वो उस बच्ची को उस ट्रॉमा से निकलने नहीं दे रहा, और उस जालिम आदमी से बात करा रहे। तो वालदा का जो डरना है वो बिल्कुल हक बजानिब है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, और हम और आप मिलके अपनी कौम की बच्चियों को महफूज करेंगे। मेरे वो नए आने वाले बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, खुशियां बांटिए, खुशियां समेटिए, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए, और एडवांस में आप सबको दिली ईद मुबारक कबूल हो। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।